Today, we are going to learn the words often confused. कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। उन वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोनिम्स। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा पहला वर्ड है अडॉप्ट, यानी अनुकूल बनाना या नया रूप देना। सेकंड है अडॉप्ट, अपनाना, गोद लेना। थर्ड है अडेप्ट, यानी कुशल, निपुण। आइए पहले का मतलब देखते हैं। अनुकूल बनाना या नया रूप देना, यानी किसी वस्तु को बदलना ताकि बदली हुई स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। जैसे पहले कच्चे घर थे, फिर धीरे धीरे पक्के बनने शुरू हो गए, क्योंकि बदलते ज़माने के साथ आगे जाके फ्यूचर में इन्हीं चीज़ों का यूज़ होना था। सो उन्होंने घरों को नया रूप दे दिया, यानी कि पहले से ही चेंज कर लिया ताकि आगे जाके उपयोग में आ सकें। जैसे कारें पहले पेट्रोल में आई थी, उसके बाद डीजल में आई, अब डीजल बंद हो गई हैं और फिर पेट्रोल शुरू हो गई हैं। साथ में इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार्स का ही यूज़ होगा। अब मतलब समझ में आ गया होगा आपको, यानी अनुकूल बनाना या नया रूप देना मतलब किसी वस्तु को बदलना ताकि बदलती हुई स्थिति में आप उसका प्रयोग कर सकें। Examples: The people of Afghanistan have to adapt their new government. जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है। तालिबान ने उनकी काफ़ी स्टेट्स कब्जा ली हैं, यानी उन पर कब्जा कर लिया है। एंड तालिबान कह रहा है कि हम न्यू गवर्नमेंट बनाएंगे, न्यू रूल्स बनाएंगे, और जो वहाँ के सिटीज़न हैं, लोग हैं, उन्हें वो रूल्स अपनाने ही पड़ेंगे अगर उन लोगों ने वहाँ रहना है, तो उन्हें उसी हिसाब से ढलना पड़ेगा, नया रूप लेना पड़ेगा। सपोज़ वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो उसी हिसाब से, उसी रूल्स के अंदर उन्हें रहना पड़ेगा। कुछ रूल्स उन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेबल कर दिए हैं अफ़गानिस्तान में, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी रूल्स उन्होंने एप्लीकेबल कर दिए हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। मैनी पीपल हैव अडेप्टेड इलेक्ट्रिक कार्स टू बेनिफिट क्लाइमेट। काफ़ी लोगों ने इलेक्ट्रिक कार्स अडेप्ट कर ली हैं क्लाइमेट को बेनिफिट देने के लिए। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग आप सबको पता बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए या किसी नए रूप में ढालना चाहिए। वैसे भी जो आने वाला टाइम है वो इलेक्ट्रिक कार्स का ही है। डीजल कार्स तो ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं इसी वजह से, क्योंकि उस वजह से क्लाइमेट को नुकसान पहुंच रहा है। सो नई टेक्नोलॉजी आई है इलेक्ट्रिक कार्स की, जिससे क्लाइमेट को नुकसान नहीं होगा। सो लोगों ने अडेप्ट कर ली है ताकि आने वाली स्थिति में उसका उपयोग कर सकें। डीजल गाड़ियाँ अब लोग बहुत कम बाय कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये आने इन फ्यूचर बंद हो जाएंगी और आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक कार्स का आएगा। सो लोग अपने आप को उसी हिसाब से ढाल रहे हैं जो इन फ्यूचर स्थिति होने वाली है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अडॉप्ट, यानी अपनाना, गोद लेना। अपनाना मीन्स यानी किसी विधि को अपनाना, गोद लेना किसी बच्चे को कानूनी गोद लेना। आइए अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। मतलब भारत ने 26 नवंबर 1949 को
कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने से पहले उसमें कुछ न्यू आइडियाज़, न्यू कंसेप्ट, न्यू रूल्स, ये सब शामिल किया गया। फिर जाके उस संविधान को अडॉप्ट किया गया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। हरीश अडॉप्टेड अ चाइल्ड, यानी हरीश ने बच्चा गोद लिया। और किसी को अगर गोद लेना हो तो हम सिर्फ लीगली ही ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अडेप्ट, यानी कुशल, निपुण। ये एडजेक्टिव है और इससे दो पहले जो वर्ड थे वो वर्ब थे। मतलब कुछ डिफ़िकल्ट करने में अच्छा, यानी कुछ कठिन करने में अच्छा, एंड कुशल। कुशल इन द सेंस किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट, स्किलफुल। आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज़ अडेप्ट एट क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट में एक्सपर्ट है, क्रिकेट बहुत ही अच्छा खेलता है। सेकंड है गुरप्रीत इज़ अडेप्ट एट अकाउंट्स, यानी कि गुरप्रीत का अकाउंट्स बहुत अच्छा है। एक और चीज़, अडेप्ट के साथ हमेशा एट प्रेपोजिशन यूज़ होती है। अभी अभी हमने जो 3 वर्ड सीखे हैं इनमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ये देख लें। अडेप्ट का मीनिंग रहता है मॉडिफाई करना, किसी चीज़ को एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना अपने हिसाब से, ताकि हम उसे यूज़ कर सकें इन फ्यूचर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अडॉप्ट का मतलब रहता है कोई न्यू आइडिया एक्सेप्ट करना। सेकंड, किसी को अडॉप्ट करना यानी गोद लेना लीगली। एंड थर्ड है अडेप्ट, यानी कुशल, निपुण, मतलब स्किलफुल, या कोई काम जो कठिनाई वाला हो वो आसानी से करने वाला। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स, यानी दुर्भाग्यपूर्ण, अवांछनीय। सेकंड है अवर्स, यानी किसी कार्य को करने में अनिच्छुक। एडवर्स मतलब कोई चीज़ आपके लिए और मुश्किल बनाना, आपके अगेंस्ट कोई चीज़ हो, बैड, हॉस्टाइल, ऑपोजिट, या किसी चीज़ में बाधा डालना। बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशन आई गॉट अ लिटिल लेट, यानी मौसम ख़राब होने की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। यानी मौसम उसके अगेंस्ट है, मौसम ने बाधा डाली उसके आने में, इस वजह से वो लेट हुआ। आई नेवर सपोर्ट द वॉर बिकॉज इट इज़ एडवर्स माई बिलीव्स, मैं वॉर को कभी सपोर्ट नहीं करता क्योंकि मेरा मानना है ये गलत है। एडवर्स की हमने डेफिनेशन एंड मतलब देख लिया और उसे समझ लिया कि इस वर्ड को कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवर्स, यानी किसी कार्य को करने में अनिच्छुक। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आप किसी चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते या आप उसके अगेंस्ट हैं। एडवर्स एंड अवर्स में फ़र्क देखिए। एडवर्स में कोई चीज़ आपके अगेंस्ट थी और एवर्स में आप किसी चीज़ के अगेंस्ट हैं। आई एम अवर्स टू प्ले इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेलने के लिए अनिच्छुक हूँ। आई एम अवर्स टू वॉच दिस न्यू मूवी, मतलब ये मूवी मुझे जो नई आई है बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड अवर्स के साथ हमेशा ट्रू प्रपोजिशन का यूज़ होता है। पहले फ्रॉम का यूज़ भी होता था पर बहुत कम होता था, अब फ्रॉम का यूज़ बिल्कुल नहीं होता। एंड अगर हम अवर्स के साथ नोट का यूज़ करें
तो वे उसका मतलब उल्टा बन जाता है, यानी कि बहुत पसंद करना। देखिए जैसे ये लिखा है किसी कार्य को करने में अनिच्छुक, उसका मतलब बन जाएगा किसी कार्य को करने में बहुत ज़्यादा इच्छुक, यानी इच्छा रखने वाला, बहुत पसंद करना। आई एम नॉट अवर्स टू प्ले इन द ग्राउंड, यानी कि मैं ग्राउंड में खेलना बहुत पसंद करता हूँ। समरी। एडवर्स का मतलब रहेगा अनफेवरेबल, हॉस्टाइल, बैड, कंट्रेरी कंडीशन, जो आपके सेक्स और आपको आगे बढ़ने से रोके। सेकंड, ये हमेशा कंडीशन एंड इफ़ेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। एडवर्स इज़ अ लैटिन वर्ड। एडवर्सिस मतलब अगेंस्ट, ऑपोजिट। एवर्स यानी strongly dislike something. It is often used for people. Averse is a Latin word, aversis, मतलब turned away from। आइए अब हम हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑलरेडी, यानी पूर्ण तैयार, सभी लोग, सभी चीज़ तैयार। सेकंड भी ऑलरेडी है, पहले से ही। दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों वर्ड्स में फ़र्क है। पहला ऑलरेडी एक फ्रेजल एडजेक्टिव है एंड दूसरा ऑलरेडी एक एडवर्ब है। आइए इन दोनों वर्ड्स में फ़र्क समझें, क्या फ़र्क है दोनों में। ऑलरेडी एंड ऑलरेडी हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं क्योंकि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर इन्हें हम ढंग से देखें तो ये दो अलग वर्ड्स हैं एंड इनके मतलब भी अलग हैं। ऑलरेडी मतलब पूरी तरह से तैयार किसी चीज़ के लिए, या सारे लोग तैयार, या सभी चीज़ तैयार। ऑलरेडी जो वर्ड है ये दो वर्ड की टर्म है। ऑल एक प्रोनाउन है, साथ में डिटर्मिनर है जिसका मतलब है होल और एंटायर। एंड सेकंड वर्ड है रेडी, जिसका मतलब है हम कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार हैं अभी। इसलिए दोनों वर्ड्स को मिला के बनता है टोटली रेडी, या कुछ करने के लिए तैयार। ऑलरेडी का प्रयोग तब भी होता है जब आप किसी के साथ पूरे अग्री हैं, या किसी के साथ किसी चीज़ के संबंध में पूरे अग्री हैं, या जब सब कुछ या सारे ग्रुप में तैयार हो या अवेलेबल हो। आइए अब हम जानेंगे दूसरे ऑलरेडी की डेफिनेशन, यानी कि मतलब उसका यूज़ कैसे होगा। ये ऑलरेडी वहाँ यूज़ होता है जहाँ कोई काम पहले से हो चुका हो या अभी अभी हुआ हो। जब हम ऑलरेडी यानी एडवर्ब अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कोई घटना पहले से घट चुकी है जबकि हमने लेट घटने का एक्सपेक्ट किया था। इसका यूज़ हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। इसका यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ होता है, ना कि नेगेटिव सेंटेंस के साथ। आइए अब हम जानेंगे इसकी पोजीशन क्या रहती है सेंटेंस में। इसकी पोजीशन सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद एंड मेन वर्ब से पहले, बट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। अगर आप में से कुछ लोगों को सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं पता, तो ये सारे टॉपिक्स हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अब हम दोनों वर्ड का यूज़ समझ चुके हैं कैसे कैसे करना है।
आइए अब इनमें फ़र्क देखें ताकि हमें इन वर्ड्स को समझने में आसानी हो जाए। ऑलरेडी एडवर्ब तब यूज़ होता है जब कोई घटना जस्ट अभी घटित हुई है या कुछ टाइम पहले हो चुकी है। ऑलरेडी एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जिन लोगों को तो पता है एडवर्ब क्या होता है उन्हें तो समझ आ गई होगी मैं एडवर्ब ऑफ टाइम क्या कह रहा हूँ। उन जिन लोगों को नहीं पता, ये टॉपिक हम अपने एडवर्ब वीडियो में क्लियर करेंगे। ऑलरेडी एडवर्ब ये वहाँ यूज़ होता है, उन इवेंट्स के लिए यूज़ होता है जो अभी अभी हुई हैं या पहले पूरी हो चुकी हैं। हम ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ करते हैं, पर ऑलरेडी फ्रेजल एडजेक्टिव हर सेंटेंस के साथ यूज़ हो सकता है, इवन नेगेटिव के साथ भी, जबकि ऑलरेडी एडवर्ब नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ नहीं होता। ऑलरेडी फ्रेजल एडजेक्टिव एंड ऑलरेडी एडवर्ब में फ़र्क कैसे याद रखें? जब हमने एक कोई चीज़ यानी एक एक्सपेक्टेड टाइम पर सोची थी लेकिन उससे पहले हो गई, उसके लिए ऑलरेडी एडवर्ब यूज़ होगा। ऑलरेडी इसके उलट है। ऑलरेडी तब यूज़ होता है जब सारे या कोई चीज़ तैयार है कुछ करने के लिए। अगर हमने बोलना है रेडी तो हम ऑलरेडी भी बोल सकते हैं, पर तब ऑलरेडी जो कि एक एडवर्ब है वो यूज़ नहीं होगा। आइए अब हम हमारे नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं। पहला है ऑल टुगेदर एंड दूसरा भी है ऑल टुगेदर। जो हमारा पहला वर्ड है वो फ्रेज़ है एंड जो सेकंड वर्ड है वो एक एडवर्ब है। पहला वर्ड ऑल टुगेदर। ये जो ऑल टुगेदर फ्रेज़ है ये दो वर्ड्स का मिलकर बना है। ऑल यानी प्रोनाउन और डिटर्मिनर, सेकंड टुगेदर यानी एक एडजेक्टिव, मतलब एक साथ, साथ साथ, सभी लोग मिलकर। इसका मतलब रहेगा सारे इकट्ठे या हर चीज़ इकट्ठी। ऑल टुगेदर रेफ़र करता है सारे मेंबर्स को ग्रुप के। आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई वांट यू टू प्ले ऑल टुगेदर, यानी आई वांट यू ऑल टू प्ले टुगेदर। जो हमने ऊपर सेंटेंस लिखा है उसे हम सेकंड वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेज के बीच में हम नाउन यूज़ कर सकते हैं। फ्रेज के बीच में नाउन कैसे यूज़ होना है, कब यूज़ होना है, ये हम टॉपिक अपने फ्रेज वाले वीडियो में कवर करेंगे। आगे एक और एग्जांपल देखिए, फर्स्ट सेंटेंस की ही। आई वांट यू टू प्ले इन अ ग्रुप, मतलब कि मैं चाहता हूँ तुम ग्रुप के साथ खेलो या ग्रुप में खेलो, यानी कि सब लोग एक साथ खेलो, साथ साथ खेलो, सभी लोग मिलकर खेलो। अब हम देखेंगे हमारी सेकंड एग्जांपल, पुट योर बुक्स ऑल टुगेदर। सेकंड सेंटेंस के नेक्स्ट एग्जांपल रहेगी पुट योर ऑल बुक्स टुगेदर। उससे नेक्स्ट रहेगी पुट योर ऑल बुक्स इन वन प्लेस, यानी कि अपनी सारी किताबें एक जगह पे रख दो। मतलब वही निकलता है एक साथ, साथ साथ। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड वर्ड ऑल टुगेदर, जो कि एक एडवर्ब है। पूरी तरह से
पूर्ण, पूरी तौर पर। इसका मतलब होता है होली, completely, totally, altogether, wholly, totally, outright का सिनोनिम है। अब इनमें फ़र्क देखते हैं, ऑल टुगेदर फ्रेज में एंड ऑल टुगेदर एडवर्ब में। दिखने में दोनों वर्ड सेम लगते हैं, कोई भी धोखा खा जाता है। इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम रहती है, लेकिन जो इनके यूज़ हैं वो अलग अलग हैं। एक वर्ड दूसरे वर्ड की जगह यूज़ नहीं हो सकता। ऑल टुगेदर फ्रेज ये कभी एज ए एडवर्ब यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन ये बाकी तरह से यूज़ हो सकता है, ओनली एडवर्ब को छोड़ के। अब हम देखते हैं ऑल टुगेदर एडवर्ब की एग्जांपल्स। फर्स्ट, अ पिकनिक वॉज ऑल टुगेदर स्पॉइल्ड बाय रेन। हमारी पिकनिक पूरी तरह से बारिश की वजह से ख़राब हो गई। सेकंड, हिज स्पीच वॉज नॉट ऑल टुगेदर बैड। उसकी स्पीच पूरी तरह से बुरी नहीं थी। आइए अब दोनों वर्ड्स में डिफरेंस देखते हैं, ताकि आपको इसका यूज़ करना आ जाए और आपको पता चल जाए ये दोनों वर्ड कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होने हैं। ऑल टुगेदर इज़ अ फ्रेज दैट रेफर्स टू एन एंटायर ग्रुप। यानी कि ये एक फ्रेज है जो पूरे ग्रुप को रेफ़र करता है, एक साथ, साथ साथ, सभी लोग मिलकर। सेकंड, ऑल टुगेदर इज़ नेवर यूज्ड एज एन एडवर्ब बट कैन बी यूज्ड इन ऑल सेंसेस अदर देन एडवर्ब। ऑल टुगेदर कभी भी एज ए एडवर्ब यूज़ नहीं हो सकता, जो कि फ्रेज है, लेकिन वो बाकी तरह यूज़ हो सकता है। ऑल टुगेदर फ्रेज मतलब ऑल हेयर और ऑल प्रेजेंट, मतलब के सभी लोग यहाँ हैं, सभी प्रेजेंट हैं। सेकंड, ऑल टुगेदर इज़ एन एडवर्ब। ऑल टुगेदर एक एडवर्ब है। इट इज़ अ सिनोनिम ऑफ completely, outright, totally, taken as a whole। ये completely, outright, totally का सिनोनिम है। टेकन एज ए होल मतलब पूरी तरह से। अब हमने ऑल टुगेदर जो एक फ्रेज़ है एंड ऑल टुगेदर सेकेंड जो कि एक एडवर्ब है, दोनों का मतलब समझ लिया है एंड इनमें फ़र्क भी समझ लिया है एंड ये भी देख लिया है इन्हें कैसे कैसे यूज़ करना है। अब हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड्स हैं हमारे बैटल, लड़ाई, वॉर, युद्ध। बैटल जो होती है वो एक छोटे लेवल पे होती है। बैटल ज़्यादातर कम रिसोर्सेज के साथ लड़ी जाती है दोनों तरफ से एंड कम समय में ख़त्म हो जाती है। बैटल एक पर्टिकुलर लोकेशन में होती है। बैटल हारने का इतना नुकसान नहीं होता जितना वार हारने का होता है। बैटल हारने का मतलब ये नहीं कि हम पूरी वार हार चुके हैं। सोल्जर्स जो घायल होते हैं वो वापस आ सकते हैं। बैटल में आर्मी कम रहती है एंड हथियार भी कम रहते हैं वॉर के कंपेयर। सिविलियंस भी कम मरते हैं वॉर की तुलना में। बैटल ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, हफ्ता चल सकती है। इसमें अगर कोई चीज़ कब्जाई भी जाती है तो छोटे लेवल पे होती है। अगर बैटल ज़्यादा लंबी खिंच जाए तो वो वॉर का रूप ले लेती है, फिर हम उसे वॉर कंसीडर करते हैं, बैटल नहीं। आइए अब हम देखें इसकी एग्जांपल्स। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में लड़ी गई थी। अब हिस्ट्री तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, शायद कुछ लोगों को बीच में याद भी हो कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। ये जो लड़ाई थी
पानीपत के एक छोटे से विलेज में लड़ी गई थी, गांव में। यहाँ से मुगल एम्पायर की इंडिया में शुरुआत हुई थी। सेकंड, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन मराठा एंड दुरानी एम्पायर। जो थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की, वो मराठा एंड दुरानी एम्पायर के बीच में हुई थी। जो थर्ड बैटल थी पानीपत की, वो 14 जनवरी 1761 में पानीपत में हुई थी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, वार। बैटल और वार में ये फ़र्क है, जो वार है वो कई सालों तक चल सकती है या कई महीनों तक चल सकती है, जैसे वर्ल्ड वार। वॉर के दौरान काफ़ी नुकसान होता है। वॉर में कई तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जाती हैं। लीडरशिप रिमूव की जाती है विरोधी कंट्री की, या गवर्नमेंट रिमूव कर देते हैं, या ग्रुप का कंट्रोल लेना। वार हारने के वे नुकसान हैं। देश की टेरिटरी पर कब्जा करना। वार में बहुत ही ज़्यादा तादाद में सैनिक एंड हथियार होते हैं, जो कि सब जगह से यूज़ किए जाते हैं। वार बहुत सारी बैटल्स का कॉम्बिनेशन होती है, जो काफ़ी जगह पर होती है। एग्जांपल वर्ल्ड वार, इसमें सिविलियंस की डेथ बहुत ज़्यादा तादाद में होती है और प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल है द वार लास्टेड 2 years, युद्ध 2 साल तक चला। सेकंड है 1 million people lost their lives in the war, यानी कि 10 लाख लोगों ने अपनी जान खोई युद्ध में। आइए अब हम दोनों वर्ड्स में डिफरेंस देखते हैं, ताकि हमें पता चल सके ये कैसे यूज़ करने हैं और कहाँ कहाँ इनका यूज़ होगा, ताकि इनके से आपको यूज़ करने पड़े तो आपको पता हो कि बैटल एंड वार दोनों में फ़र्क क्या है और इन्हें कैसे यूज़ करना है। पहला, बैटल। अ बैटल इज़ a military conflict between 2 or more armed forces that are well defined in duration, area and force commitment। मतलब कि जो बैटल होती है वो 2 या 2 मिलिट्री ग्रुप के बीच में होती है, और उनकी जो एरिया है वो भी सिलेक्ट होता है कि आपको इस एरिया पर लड़ना है, और जो उनकी कमिटमेंट्स होती हैं, जो उनके रूल्स होते हैं, वो उनसे बाहर नहीं जाते। अब चलते हैं सेकंड की तरफ, वार। वार इज़ एन इंटेंस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इन मिलिट्री गवर्नमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम वायलेंस, अग्रेशन, डिस्ट्रक्शन एंड मॉर्टलिटी दैट स्ट्रेचेस फॉर मैनी मंथ्स और ईयर्स। जो वार होती है वो बैटल से ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि बैटल जो होती है वो एक पर्टिकुलर जगह पे होती है। सारे बैटल्स का कॉम्बिनेशन बना के ही वार बनती है, और जो वार होती है वो मिलिट्री गवर्नमेंट के बीच में होती है। सपोज जैसे इंडिया और पाक की लड़ाई होगी, या इंडिया और अफगानिस्तान की लड़ाई होगी, तो ये जो लड़ाई होगी ये 2 गवर्नमेंट, मिलिट्री गवर्नमेंट के बीच में होगी, अगर हम इसे वार का नाम देंगे तो। और ये ज़्यादा खतरनाक रहती है, इससे तबाही ज़्यादा मचती है, एंड जिसमें मॉर्टलिटी रेट रहता है वो ज़्यादा रहता है। महीने से साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, जब तक ये वार चलेगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि वार में तबाही ज़्यादा रहती है। इसका एक एग्जांपल हमारे सामने ही है। वर्ल्ड वार 2 में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर यूएस ने बम फेंका था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को ही यूएस ने एक और बम फेंका नागासाकी पे, उसका नाम था फैट मैन, और उसका परिणाम आपने देख ही लिया था, और उसका परिणाम अभी तक जापान भुगत रहा है। बैटल एंड वार में हमने फ़र्क देख लिया, और ये भी देख लिया ये यूज़ कैसे करने हैं। आइए अब हम हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा बिल, विधेयक, एक्ट, अधिनियम। आगे बढ़ने से पहले
हम जानेंगे पार्लियामेंट का मतलब। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए हम पहले ही अपना डाउट क्लियर कर लेंगे ताकि मुझे आपको बिल एंड एक्ट के बारे में समझाने में आसानी हो। What are the three components of Parliament? The Parliament of India has three constituents. Constituents मतलब भाग। इसके 3 भाग हैं। फर्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, थर्ड द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। आइए अब हम जानेंगे बिल एंड एक्ट के बारे में। दोनों नाउन हैं। बिल ये एक ड्राफ्ट होता है जिसे संसद में चर्चा के लिए पेश किया जाता है, यानी पार्लियामेंट में। एक बार बिल पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव हो जाने के बाद ये एक एक्ट या लॉ बन जाता है। हालांकि सभी बिल एक्ट या लॉ नहीं बनते, कुछ बिल डाई हो जाते हैं। ये टॉपिक इंडियन पॉलिटी में कवर होगा। फिलहाल हम इन बिल एंड एक्ट में फ़र्क जान लें, दोनों में फ़र्क क्या होता है। एक बिल को एक एक्ट के फर्स्ट स्टेप के रूप में माना जा सकता है। ये एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव होता है। बिल एक ड्राफ्ट होता है जो बताता है कि नए कानून के पीछे क्या नीति है और ये क्या कानून है। बिल सरकार द्वारा भी पेश किया जा सकता है और प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। अगर सरकार द्वारा पेश किया जाए तो इसे गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। अगर प्राइवेट मेंबर के द्वारा पेश किया जाए तो इसे प्राइवेट मेंबर्स बिल बोलते हैं। वैसे बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, पर मोस्ट केसेस में बिल लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा एंड लोकसभा इन्हें अपर हाउस एंड लोअर हाउस भी बोलते हैं। बिल एक बार लोअर हाउस से पास होने के बाद यानी लोकसभा से पास होने के बाद अप्रूवल के लिए राज्यसभा यानी अपर हाउस जाता है। उसके बाद राज्यसभा से अप्रूव होने के बाद प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है। आइए अब हम देखते हैं बिल की एग्जांपल्स। द न्यू बिल वॉज रश्ड थ्रू पार्लियामेंट। नया बिल पार्लियामेंट के माध्यम से लाया गया। सेकंड है पार्लियामेंट वोटेड फॉर द बिल टू बिकम एन एक्ट। संसद ने विधेयक को अधिनियम बनने के लिए मतदान किया, यानी पार्लियामेंट ने बिल को एक्ट बनने के लिए अप्रूव किया या पास किया। आइए अब हम एक्ट के बारे में जानते हैं। पार्लियामेंट से अप्रूव किए जाने से पहले एक एक्ट को बिल कहा जाता है। एक्ट के लागू हो जाने के बाद ये पूरे देश में या देश के कई हिस्सों में लागू हो सकता है। एक बार जब ये एक्ट बन जाता है तो किसी अन्य एक्ट को पास करके केवल इसे बदला या रद्द किया जा सकता है। इसलिए एक एक्ट या तो कोई नया कानून बना सकता है या कोई मौजूदा कानून को बदल सकता है। बिल एंड एक्ट के बारे में हमने जान लिया है। आइए अब हम देखते हैं एक्ट की एग्जांपल्स। द 1911 प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एक्ट प्रोहिबिट्स द हंटिंग ऑफ टेम और डोमेस्टिक एनिमल्स। 1911 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें घरेलू या पालतू जानवरों के शिकार पर रोक लगाई गई थी। अब हम देखते हैं हमारी सेकंड एग्जांपल। वंस पार्लियामेंट हैज़ पास्ड एन एक्ट इट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड। एक बार जब संसद ने एक अधिनियम पारित कर दिया तो ये देश का कानून बन जाता है। अधिनियम मतलब एक्ट, पारित मतलब पास्ड, अप्रूव्ड। समरी। A bill becomes an act of parliament after being passed by both the house of parliament and assented by the president। यानी एक विधेयक, बिल, एक अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होने के बाद एंड उसके बाद प्रेसिडेंट की सहमति लेने से। बिल इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ दैट इज़ प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। विधेयक यानी बिल एक प्रस्तावित कानून का एक मसौदा
यानी ड्राफ्ट है जिसे संसद यानी पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। अब देखते हैं हमारा सेकंड एग्जाम्पल। बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज लॉ दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, यानी विधेयक एक प्रस्तावित कानून का एक मसौदा यानी ड्राफ्ट है जिसे संसद पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। देखते हैं हम थर्ड एग्जांपल। बिल कैन प्रपोज अ न्यू लॉ और चेंज एन एग्जिस्टिंग लॉ। विधेयक नए कानून का प्रस्ताव कर सकता है या मौजूदा कानून को बदल सकता है। अ बिल कैन बी चेंज्ड ईजली कंपेयर टू एक्ट। अधिनियम की तुलना में विधेयक को आसानी से बदला जा सकता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक्ट की। एक्ट इज अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अधिनियम संसद द्वारा पारित एक कानून है, यानी एक्ट पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव्ड या पास्ड एक कानून है। एक्ट इज कॉल्ड अ बिल बिफोर इट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। संसद के द्वारा पारित होने से पहले अधिनियम को एक विधेयक कहा जाता है। एक्ट कैन क्रिएट अ न्यू लॉ और चेंज एन एग्जिस्टिंग लॉ। अधिनियम एक नया कानून बना सकता है या मौजूदा कानून को बदल सकता है। हमारी लास्ट एग्जांपल। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज एन एक्ट वंस इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, यानी एक बार किसी अधिनियम के लागू होने के बाद उसे बदलना मुश्किल है। आइए अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड्स। पहला वर्ड है हमारा डुअल, जो कि एक नाउन है। सेकंड भी डुअल है, वो एक नाउन एंड एक वर्ब की तरह यूज़ होता है। पहला वर्ड है हमारा डुअल, यानी दोहरा या द्वैत। डुअल का मतलब रहता है जिस चीज़ के दो पार्ट हों और एक दूसरे के साथ वो जुड़े हों, मतलब कि दोनों का एक दूसरे के साथ कोई संबंध हो। जैसे डुअल सिटीजनशिप, डुअल सिम फोन। डुअल एंड डुअल दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम रहती है। स्पेलिंग भी काफ़ी मिलते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही हैं, ओनली ई एंड ए का फ़र्क है। आइए अब हम देखते हैं डुअल की एग्जांपल्स। गौरव हैज़ डुअल यूएस एंड फ्रेंच सिटीजनशिप, यानी कि गौरव के पास दो सिटीजनशिप हैं, एक यूएस की, दूसरी फ्रेंच की यानी फ्रांस की। आइए अब हम देखते हैं सेकंड। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ऑफरिंग अ डुअल सिम फोन्स, मतलब कि ज़्यादातर कंपनीज अब दो सिम वाले फ़ोन्स प्रोवाइड कर रही हैं, बेच रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास सिंगल सिम फ़ोन्स नहीं हैं, लेकिन वो डुअल सिम भी ऑफ़र कर रहे हैं साथ में। मोस्टली लोग अब डुअल सिम की तरफ जा रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड वर्ड डुअल, युद्ध, लड़ाई, झगड़ा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डुअल एक नाउन एंड वर्ब की तरह यूज़ होता है। ये रेफ़र करता है दो लोगों के बीच में प्री अरेंज लड़ाई को या ग्रुप के बीच में प्री अरेंज लड़ाई को। वह प्री अरेंज लड़ाई जिसमें कोई शर्त या ईगो के कारण हो। सपोज़ दो जने किसी एक चीज़ के पीछे पड़े हैं, उसके पीछे ये टाइम रख लेते हैं कि हम इस टाइम समय को लड़ेंगे। इस लड़ाई में ना तो कोई वायलेंस होता है, ना कोई तीसरे व्यक्ति को खतरा होता है। ये दो लोगों के बीच या दो ग्रुप्स के बीच में होती है। यहाँ तो दोनों में से किसी एक की जान जाती है या दोनों में से कोई एक घायल होता है। डुअल वर्ड तभी यूज़ होगा अगर दो लोगों के बीच या दो ग्रुप के बीच लड़ाई हो। अगर दो से ज़्यादा ग्रुप हो या दो लोगों से ज़्यादा लोग हों तो उसके लिए डुअल वर्ड यूज़ नहीं होगा। आइए अब हम देते हैं इसकी एग्जांपल्स। फर्स्ट, द टू मैन फाउट अ डुअल ओवर द लेडी।
यानी दो आदमियों ने एक औरत के पीछे डुएल लड़ी, जो कि एक प्री अरेंज फाइट होती है। जो जीतेगा उसकी शादी उस औरत से हो जाएगी। सेकंड सेंटेंस है द डुएल वॉज कंटिन्यूस एंड कम्प्लीटली साइलेंट, यानी लड़ाई लगातार चल रही थी लेकिन कोई शोर शराबा नहीं था, यानी वायलेंस नहीं था बिल्कुल भी। आइए अब हम देखते हैं यूज़ कैसे करना है। देखें इनकी समरी, यानी इन फ्यूचर अगर हम इसे यूज़ करना चाहें तो हम कोई मिस्टेक ना करें। हमें बताओ ये वर्ड यहाँ यूज़ होना है या नहीं। डुअल मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट्स, पार्ट्स और कंपोनेंट्स। डुअल का मतलब जिसमें दो भाग होते हैं। डुअल इज़ एन एडजेक्टिव। डुअल एक एडजेक्टिव है। डुअल इज़ मोस्टली यूज्ड नाउअडेज टू डिस्क्राइब डिवाइसेस। आजकल उपकरणों का वर्णन करने के लिए डुअल का उपयोग किया जाता है। डुअल इज़ एन अरेंज्ड कॉम्बैट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पार्टीज। डुएल दो लोगों के बीच एक अरेंज लड़ाई या दो ग्रुप के बीच एक प्रतियोगिता होती है। डुएल इज अ नाउन। डुएल एक नाउन है। थर्ड, डुएल इज मोस्टली यूज्ड नाउअडेज टू डिस्क्राइब वर्बल कॉन्टेस्ट। डुएल आजकल ज़्यादातर मौखिक प्रतियोगिता का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। पहला वर्ड है ह्यूमन, यानी मानव, वे एक नाउन है। सेकंड वर्ड हमारा है ह्यूमन, मतलब दयालु, वे एक एडजेक्टिव है। आइए जानते हैं इन दोनों वर्ड्स में फ़र्क क्या है। फर्स्ट, ह्यूमन वर्ड एक नाउन है। ये रेफर करता है किसी पर्सन को या किसी बच्चे को या किसी औरत को, किसी आदमी को। हम अक्सर ह्यूमन वर्ड यूज़ करते हैं इंसान और एनिमल या किसी एलियन का फ़र्क बताने के लिए। आइए अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स, क्योंकि सिंपल सा वर्ड था, आपकी समझ में आ गया होगा और आपको पहले ही पता होगा। एग्जांपल्स, हमारी फर्स्ट एग्जांपल है ह्यूमंस शुड टेक गुड केयर ऑफ द प्लैनेट अर्थ, यानी कि इंसानों को प्लैनेट की सही तरह से देखभाल करनी चाहिए। सेकंड है ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर सेल्स, यानी कि ह्यूमंस के सेल्स में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। आइए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड वर्ड ह्यूमन। ये एक एडजेक्टिव है। ये वर्ड रेफर करता है दयालु को। ये अक्सर यूज़ होता है जब हम काइंडनेस एंड समझदारी दिखाते हैं, बेरहमी की बजाय, खासकर वे मौके पे जब कोई मरने वाला होता है, डेथ की सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल, सपोज आपके घर में चूहा है, आप उसे पॉइजन दे के भी मार सकते हैं, पर आप ऐसा नहीं करते। आप उसे पिंजरे में या चूहेदानी में पकड़ के कहीं बाहर छोड़ आते हैं मारने की बजाय। यहाँ कोई जानवर मर रहा है और वो तड़प रहा है, आप उसे कोशिश करेंगे कि वो जल्दी मर जाए और ज़्यादा ना तड़फे। ये वर्ड यूज़ होता है ज़्यादातर डेथ की सिचुएशन के लिए। सेकंड, जैसे पहले हमारे देश में काफ़ी क्राइम्स की सज़ा मौत थी, यानी फांसी, पर अब फांसी बहुत कम कर दी गई है, बहुत ही कम दी जाती है, और अब जो सज़ा दी जाती है वे ज़्यादा दयालु होती है। ज़्यादा दयालु मतलब कि उसमें कम बेरहमी होती है ताकि दूसरे को ज़्यादा तकलीफ ना हो। आइए अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। फर्स्ट, एनिमल्स आर नाउ रेज्ड इन मोर ह्यूमन कंडीशंस, यानी कि अब जो एनिमल्स हम पालते हैं उन्हें पूरी काइंडनेस के साथ एंड उन पे कोई
बेरहमी नहीं करते एनिमल्स पर। आइए अब हम देखते हैं हमारी सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है इम्प्रिजनमेंट इज नॉट ए ह्यूमन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। मतलब किसी को कैद करना या सजा देना वो एक ह्यूमन का रूप नहीं है। ह्यूमन एंड ह्यूमन में हमने फ़र्क देख लिया। अब हम देखेंगे दोनों का यूज़ कैसे करना है, ताकि यूज़ करते समय हम कोई गलती ना करें। फर्स्ट, ह्यूमन इज़ अ नाउन मीनिंग पर्सन एंड एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग थिंग्स रिलेटेड पीपल, द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एक्सेट्रा। यानी ह्यूमन एक संज्ञा है, मतलब है उसका व्यक्ति, साथ में एक विशेषण है जो कि चीज़ों से संबंधित लोगों का वर्णन करता है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड, ह्यूमन। ह्यूमन एक विशेषण है जो कि क्रिया का वर्णन करता है, जो कि क्रूरता और हिंसा की बजाय दयालु हैं। हमने अब अपने दोनों वर्ड्स का मतलब जान लिया है। फर्स्ट ह्यूमन जो कि एक नाउन है, मतलब मानव। सेकंड ह्यूमेन जो कि एक एडजेक्टिव है, मतलब दयालु। आशा रखता हूँ कि अब आपको ये दोनों वर्ड्स यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको पता चल गया होगा दोनों का यूज़ कहाँ और कैसे होना है। आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमनेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है, मतलब है प्रसिद्ध। एंड सेकंड है इमानेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है, मतलब है शीघ्र आने वाला। हमारे पास अब दो जो वर्ड्स हैं दोनों ही एडजेक्टिव हैं, दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन दोनों के मतलब में फ़र्क है। आइए देखते हैं हमारे पहले वर्ड का मतलब क्या है। पहला वर्ड है हमारा एमनेंट, यानी प्रसिद्ध। हम एमनेंट वर्ड उस पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो सबसे अलग हो एंड सबसे ज़्यादा माहिर हो अपनी फील्ड में। जो इंसान किसी एक चीज़ में ब्रिलियंट हो, साथ में माना हुआ हो अपनी फील्ड में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्टीव जॉब्स से महात्मा गांधी लगा लो, भगत सिंह लगा लो, राजगुरु, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में। इस वर्ड का एक लीगल टर्म भी है जिसे एमनेंट डोमेन भी बोलते हैं। एमनेंट डोमेन का मतलब ये होता है, इस चीज़ को रेफ़र करता है जिस पर गवर्नमेंट अपना राइट ले ले किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, कोई ब्रिज या रोड या कोई पब्लिक पार्क बनाने के लिए वो जगह पब्लिक के काम आए। आइए अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है स्टीव जॉब्स वॉज एन एमिनेंट पर्सन, यानी कि स्टीव जॉब एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। स्टीव जॉब के बारे में सारे जानते हैं जिन्होंने एक आईफोन का आविष्कार किया। हमारी सेकंड एग्जांपल है एवरीवन वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेकिंग द क्लास विद सच एन एमिनेंट प्रोफेसर, यानी हर कोई ऐसे प्रसिद्ध प्रोफेसर के साथ कक्षा लेने के लिए उत्सुक था। आइए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड वर्ड। हमारा सेकंड वर्ड है इमनेंट। इमनेंट भी एक एडजेक्टिव है, यानी शीघ्र आने वाला। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब ये रहेगा शीघ्र आने वाला, कोई चीज़ होने वाली है या होने वाला है, या कोई घटना घटने वाली है। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। हमारी पहली एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट अ रेनस्टॉर्म इज इमनेंट, यानी वेदर रिपोर्ट के हिसाब से आंधी और तूफान शीघ्र ही आने वाला है। हमारी सेकंड एग्जांपल है अ स्ट्राइक इज इमनेंट, यानी कि शीघ्र ही हड़ताल होने वाली है। वैसे तो आप लोगों को इसका यूज़ करना अब तक आ गया होगा, फिर भी आगे यूज़ करने में कोई गलती या परेशानी ना हो, इसलिए हम इनका फ़र्क देख लेते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। हमारा पहला वर्ड है एमनेंट। एमनेंट इज एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु इज फेमस एंड रिस्पेक्टेड इन अ स्पेसिफिक फील्ड। मतलब एमनेंट एक विशेषण है जो एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो एक किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध और सम्मानित है।
Second, imminent is an adjective used to describe something that is about to happen. यानी imminent एक विशेषण है जिसका उपयोग किसी ऐसी चीज का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो शीघ्र ही होने वाली है। हमने अब अपने दोनों वर्ड्स का मतलब जान लिया है। पहला है imminent, वो एक एडजेक्टिव है यानी प्रसिद्ध। हमारा सेकंड वर्ड है imminent, वो भी एक एडजेक्टिव है, मतलब है शीघ्र आने वाला। आशा रखता हूँ अब आपको ये दो वर्ड्स यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये दो वर्ड्स कैसे और कहाँ यूज़ होने हैं। इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे वर्ड सीखे जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है या उनका मतलब सेम रहता है लेकिन उनका यूज़ अलग है। अगर इन वर्ड्स के रिगार्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन रह गई हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर कोई कंफ्यूजन है या डाउट है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लस बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।